हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन ब्लॉग पर। तो आप सभी देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 58। तो दोस्तों, इससे पहले इस कहानी के 57 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सब ने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आप सब ने अब तक पढ़ा था। रुद्र ने एक नज़र नील को देखा और फिर लैपटॉप को बंद करके कहा कि कल आ रहा हूँ दादी आपसे मिलने। काश नील को भी लेकर आ पाता मैं, लेकिन अभी सही वक्त नहीं है। एक बार सोमनाथ की उदयपुर वाली फैक्ट्री को मैं बिकवा दूं और एक बार अनुष्का और विराट की शादी में धमाका कर दूं। फिर आपको नील से ज़रूर मिलवा दूंगा। इसी के साथ रुद्र भी अपनी आंखें बंद करके सो जाता है। तो इतना आप पिछले भाग में देख चुके थे। अब देखते हैं फ्रेंड्स आगे इस कहानी में क्या होता है। इधर दूसरी तरफ शुभ ने जब दिशा की मुट्ठी खोली तो उसकी आंखें हैरानी से अभी बड़ी हो जाती हैं। दिशा की मुट्ठी में वो रिंग थी जिसे शुभ ने अभी दिशा को नील और अवनी के रिसेप्शन में पहनाया हुआ था, जो दिशा अभी छुपा रही थी शुभ से। तो रिंग को देखकर अभी शुभ को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तो शुभ बोलता है कि अकल नहीं है क्या तुम्हारे अंदर? एक मामूली से रिंग के लिए तुम उन गुंडों से लड़ने के लिए यहाँ तक आ गई। तो दिशा भी गुस्से में बोलती है कि मामूली सी रिंग आपके लिए होगी, मेरे लिए नहीं है। समझे आप, मेरे लिए एक वादा था जो मेरे शुभ ने मुझसे किया था कि पिकाचू शुभ प्रताप सिंह वादा करता है तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेगा। लेकिन शुभ प्रताप सिंह अपने वादे से पलट गया, उसने मुझे छोड़ दिया। समझे आप। तो दिशा अभी गुस्से में वहाँ से जाने लगती है तो शुभ ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। तो दिशा अभी बिल्कुल शुभ के करीब आ गई। शुभ ने अभी गुस्से में कहा कि ऐसी सैकड़ों रिंग मैं तुम्हें दे सकता हूँ, समझे तुम? तुम्हें इस रिंग के लिए यहाँ तक आने की कोई भी जरूरत नहीं थी। बिल्कुल अकल नहीं है तुम्हें। तो दिशा को भी अब थोड़ा सा गुस्सा आ गया और वो भी गुस्से में बोलती है कि ऐसी हजारों रिंग मेरे पापा भी मुझे खरीद कर दे सकते हैं, समझ गए ना तुम? लेकिन उन रिंग में वो बात नहीं होगी जो इस रिंग में थी। समझे, प्यार के नाम पर मेरे पास बस एक यही तो रिंग है जिसे मैं कभी भी अपने आप से दूर नहीं करूंगी, कभी नहीं। अब छोड़ो मेरा हाथ, मुझे दर्द हो रहा है, जाने दो मुझे। और अचानक ही अभी शुभ की नज़र दिशा के गाल पर गई जहां पर उस आदमी ने भी थप्पड़ मारा था। तो शुभ ने भी हल्का सा दिशा के गालों पर अपना अंगूठा रखा और उसे रब करने लगा। दिशा का गाल थप्पड़ की वजह से लाल हो गया था, उसे काफी ज्यादा दर्द भी हो रहा था। उसके गाल पर उस आदमी की उंगली की छपी हुई निशान भी थी। तो दिशा ने भी शुभ का हाथ अपने चेहरे से हटाते हुए कहा कि अब आपका कोई भी हक नहीं है कि आप मुझे इस तरह से छुएं, समझे? आप दूर हटिए मुझसे, समझ लीजिए कि मैं आपके लिए मर गई हूँ, नहीं हूँ मैं आपके लिए, अब दूर रहिए मुझसे आप। तो शुभ ने भी नोटिस किया कि दिशा की कोहनी में भी चोट लगी हुई है। शायद गिरने की वजह से दिशा की कोहनी उस पत्थर पर लग गई थी जहां से अभी हल्का हल्का सा खून निकल रहा था, मगर दिशा को तो अभी दर्द हो ही नहीं रहा था। तो शुभ ने भी दिशा के हाथ को पकड़कर हल्का सा मरोड़ कर देखा जहां से अभी खून निकल रहा था। तो शुभ को अब थोड़ा सा गुस्सा तो आया। तो शुभ बोलता है कि चलो इस पर बैंडेज कर देता हूँ। तो दिशा का अब गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसने अभी शुभ के सीने पर अपने दोनों हाथ रखकर उसे धक्का देते हुए और लगभग चिल्लाते हुए गुस्से में कहा कि कितनी बार कहूँ मैं आपसे कि आप मुझसे दूर रहिए प्लीज़, हल्की सी चोट है, ठीक हो जाएगी। वैसे भी अब मुझे छोटे मोटे दर्द से फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि आपने मुझे एक बहुत बड़ा दर्द दे दिया है जिसके आगे ये दर्द कुछ भी नहीं है। ऐसे छोटे मोटे दर्द मुझे महसूस नहीं होते। अगले ही पल दिशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो आंसू की वजह से दिशा का गला भी भर गया। तो दिशा ने अपने आंसुओं को कंट्रोल करते हुए अपने भरे हुए गले से कहा कि मैं नहीं जानती आपको, मैं आपको नहीं जानती, मैं उस शुभ को जानती हूँ जो मुझसे प्यार करता था, हर जगह मेरा प्यार ढूंढता था, जो मेरे हाथ पकड़ते हुए एक सेकंड भी नहीं सोचता था, जो मेरे करीब आने के लिए छोटे छोटे बहाने ढूंढता था, जिसकी गोद में बैठकर मैं बहुत ज़्यादा सुकून महसूस करती थी। मैं उस शुभ को जानती हूँ, आपको नहीं। और अगले ही पल अभी दिशा ने गुस्से में शुभ के कॉलर को जोर से पकड़कर झंझोड़ते हुए कहा कि आपने मेरे साथ क्यों किया ऐसा? मुझे प्यार किया था ना आपने, मैं तो आपसे दूर भागती थी ना, आपसे डरती थी ना, आपके नज़दीक नहीं जाना चाहती थी ना, लेकिन फिर भी आपने ही मुझे प्यार का एहसास दिलाया। और अब जब मैं आपके प्यार में पड़ गई, आपसे प्यार करने लगी, तब आपने मुझे छोड़ दिया, ये सिला दिया आपने मेरे प्यार का। क्या कहा था आपने कि मैं मनहूस हूँ, आपकी ज़िंदगी से चली जाऊँ, अपनी मनहूस शक्ल आपको कभी ना दिखाऊँ? सच में
मनहूस ही हूँ ना। मैं बचपन से ही आज तक मुझे मिला ही क्या है, अनाथ आश्रम में पली बड़ी हूँ। माँ बाप के होते हुए भी माँ बाप का प्यार नहीं मिला मुझे। प्रताप हाउस आई तो आपका टॉर्चर सहा मैंने। जब आपसे प्यार करने लगी तब तब क्या किया आपने? आपने भी मुझे छोड़ दिया। तो दिशा भी रोते रोते बोलती है, एक बार नहीं पूछा आपने कि जब मैं किडनैप हुई थी तो मेरे साथ वहाँ पर क्या हुआ था? क्या हुआ था मेरे साथ? मैंने चिराग की कितनी गंदी गंदी बातें सुनी हैं। चिराग कहता है कि शुभ तुम्हें बचाने नहीं आएगा। मैं तुम्हारे साथ रोज बिस्तर में तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ाऊंगा और जब मेरा पेट भर जाएगा तब मैं तुम्हें अपने बॉडीगार्ड्स के हवाले कर दूंगा। मैंने चिराग की इतनी घटिया बातें सुनी है सिर्फ आपके लिए और किसी के लिए नहीं। फिर भी आपने मुझे इतनी ज़्यादा तकलीफ दी। मुझे इतनी तकलीफ नहीं हुई थी जितनी कि आपकी वजह से हुई है। तो दिशा की बात सुनकर अभी शुभ को इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि अगर शायद आज चिराग जिंदा होता तो उसे अभी के अभी वो मौत के घाट उतार देता। शुभ की नसें तन जाती हैं। तो दिशा को भी अब गुस्सा आ रहा था और रोना भी आ रहा था। तो दिशा को अब खुद नहीं पता था कि वो क्या क्या बोले जा रही है शुभ के साथ। तो उसी बीच अभी उसने एक बात और बोली, इससे तो अच्छा होता कि चिराग मुझे नोच कर मार डालता। ये बात सुनते ही शुभ को अब और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसकी हाथ की मुट्ठियां एकदम से कस गईं और उसने दिशा की बाजुओं को जोर से पकड़कर एक पेड़ से लगाते हुए लगभग गुस्से से चिल्लाते हुए कहा कि तुम्हें हाथ लगाना तो दूर, अगर किसी ने आंख उठाकर भी देखा ना तो शुभ उसके 2 टुकड़े कर देगा, समझी तुम? और आज के बाद अपने बारे में तुम इतनी गंदी गंदी बातें कभी जिंदगी में मत करना, वरना शुभ का गुस्सा तुम देख चुकी हो दिशा। तो दिशा भी फिर से शुभ के हाथों से अपने आप को खुद को छुड़वाते हुए बोलती है कि छोड़ो छोड़ो मुझे शुभ प्लीज। शुभ ने अभी दिशा को छोड़ा और फिर उसकी कलाई को पकड़कर जंगल से बाहर खींचता हुआ लेकर आ गया। तो दिशा ने अब शुभ के हाथ से अपनी कलाई छुड़ाने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रही थी, लेकिन शुभ ने तो दिशा की कलाई अभी तक नहीं छोड़ी थी। दिशा को अब दर्द भी हो रहा था। तो शुभ अभी दिशा को गाड़ी तक लेकर आया और फिर उसने गेट खोलकर दिशा को बैठने का इशारा किया। दिशा जो अभी भी बहुत ज्यादा रो रही थी, दिशा सुबकते हुए गाड़ी के अंदर बैठ गई और फिर शुभ ने बहुत ही गुस्से के साथ गाड़ी का गेट बंद कर दिया। तो वीरू ने पूछा कि क्या था उस बैग में? वो अंगूठी जो मैंने इसे सगाई वाले दिन पहनाई थी। पागल लड़की है, एक अंगूठी के लिए इतने घने जंगल में उन गुंडों से मिलने के लिए चली आई। सही गलत की समझ ही नहीं है इस लड़की को, पता नहीं क्या क्या सोचती रहती है। शुभ ने अभी वीरू को देखते हुए गुस्से में बोला। तो वीरू ने भी एक नज़र दिशा की तरफ देखा जो गाड़ी में बैठी हुई काफ़ी ज़्यादा सुबक रही थी। तो वीरू अभी दिशा की हालत को समझता था। आखिर वीरू को भी तो अब वृंदा से प्यार हो गया था। तो वीरू अभी अच्छे से समझता था कि जब किसी का प्यार उससे दूर होता है तो उसे कैसा लगता है। वही हालत तो आज दिशा की भी हो गई थी, क्योंकि वीरू भी अब वृंदा से दूर नहीं रह पाता था। तो शुभ ने भी वीरू की तरफ देखा जो कि गाड़ी के पास में ही खड़ा हुआ था और फिर वो बोला कि वीरू भैया गाड़ी चलाओ, चलते हैं अब हम यहाँ से। तो वीरू अभी शुभ के पास आया और उसकी बाजू को पकड़कर एक तरफ लेकर गया और फिर थोड़ा सा सख्ती से बोला कि शुभ, प्यार में सही गलत नहीं होता है, समझे तुम? प्यार प्यार होता है, सही गलत ऊपर नीचे कुछ नहीं होता है। ये जहाँ से तुम देख रहे हो ना दिशा गलत है और जहाँ पर दिशा खड़ी है ना वहाँ से देखो तुम, उसके पास तुम्हारी रिंग के अलावा अभी कुछ भी नहीं है, क्योंकि तुम भी उसके पास नहीं हो। वो तो तुम्हारा इंतजार कर रही है कि कब तुम उसे मनाओगे, कब तुम उसके करीब जाओगे। और एक तुम हो कि जो 24 घंटे बस गुस्से में ही रहते हो। तुम्हारे लिए वो एक मामूली सी रिंग थी, लेकिन दिशा के लिए उसकी सारी दुनिया थी। वो दुनिया जहाँ शुभ ने अपने पिकाचू को वो रिंग पहनाई थी, वो सारी खुशियाँ हैं उसके लिए। अब वो वक्त आ गया है कि तुम अपने और दिशा के रिश्ते को सुधार लो शुभ, वरना बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम हमेशा के लिए अपने पिकाचू को खो दोगे। तो शुभ ने भी एक नज़र गाड़ी की तरफ देखा जहाँ पर दिशा गर्दन झुकाए बस रो रही थी। तो फिर अभी वीरू को देखकर बोलता है कि आप गाड़ी चलाइए भैया, घर चलकर बात करते हैं। तो वीरू भी फिर से बोलता है कि शुभ प्लीज़, अपने एक्सपीरियंस को मैं महसूस कर सकता हूँ, मुझे भी वृंदा से बहुत ज़्यादा प्यार है, इसीलिए तुम्हें समझ सकता हूँ और समझा रहा हूँ कि प्यार करने वालों की हालत कैसी होती है। तो दिशा भी अपनी ज़िंदगी में कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले लेगी उससे पहले ही तुम अपनी दिशा को अपने पास बुला लो, वरना बहुत देर हो जाएगी। तो शुभ ने अभी भी कुछ नहीं कहा, वीरू से बस इशारों में बोला कि प्लीज़
गाड़ी चलाइए वीरू भैया। तो वीरू ने अपनी गर्दन ना में हिलाई और गुस्से में आकर गाड़ी में बैठकर गाड़ी को स्टार्ट कर दिया। तो शुभ भी आया और उसने भी गाड़ी का गेट खोला और फिर वीरू के बराबर में आकर बैठ गया। तो वीरू ने अभी गेट चेंज किया और म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया। तभी गाना बजता है, वे कम लिया वे कम लिया वे कम लिया, मेरे नादान दिल जा करना है तो प्यार कर, जिद पूरी फिर एक बार, कम लिया वे कम लिया, मन मर्जी करके देख ले, बदले में सब कुछ हार कर, कम लिया वे कम लिया, तुझ पे खुद से ज्यादा यार की चलती है, इश्क है ये तेरा या फिर तेरी गलती है, गर सवाब है तो क्या सजा मिलती है, जिन पे चल के मंजिल मिलनी आसान हो वैसे रास्ते तू चुनता है, कहाँ ओ कहाँ ओ कहाँ हो, कसती है दुनिया कस ले, फिक्र ताने उंगली पे आखिर गिनता भी तू कहाँ है। तो शुभ को अब काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया था ये म्यूज़िक सुनकर और उसने जल्दी से गुस्से में म्यूज़िक सिस्टम पर अपना मुक्का मारा और म्यूज़िक सिस्टम एकदम से बंद हो गया। तो वीरू के मुंह से अब हल्की सी सीटी निकल गई। शुभ ने अभी फिर से गुस्से में वीरू को देखकर गुस्से से बोला कि आज हर किसी ने मुझे गुस्सा दिलाने का ठेका ले रखा है, कोई मुझे नहीं छोड़ रहा है गुस्सा दिलाने से, पहले ये दिशा और अब आप चाहते क्या हैं आप मुझसे। तो दिशा और वीरू अभी दोनों ही कुछ भी नहीं बोलते हैं, दोनों ही जानते हैं कि इस वक्त शुभ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। करीब 1 घंटा ड्राइव करने के बाद वीरू ने गाड़ी नरेन के घर के बाहर आकर रोक दी। तो दिशा भी जल्दी से अपने गाड़ी से उतरकर सीधा भागकर गार्डन में आई जहाँ पर सौम्या उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। तो शुभ को अब कुछ भी नहीं समझ में आता है। सौम्या को देखकर दिशा ने जल्दी से सौम्या को गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगती है। तो सौम्या ने भी दिशा को संभाला और फिर उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहा कि आज के बाद ऐसी गलती भूल से भी मत करना, बिना बताए कहीं भी मत जाना दिशा प्लीज, तुम्हें पता भी है मेरी जान निकल गई थी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं नरेन को क्या जवाब देती, वो तो मुझे जिंदा मार डालते। दिशा कुछ बोलती नहीं है, बस उसके गले लगकर रो रही थी। तो सौम्या ने भी दिशा को चुप कराते हुए कहा कि अच्छा तुम अंदर जाओ, मुझे शुभ से कुछ बात करनी है। तो दिशा ने अभी पलटकर शुभ को नहीं देखा था और वो सीधा भागकर अंदर चली जाती है। तो सौम्या अभी धीरे धीरे शुभ के पास आती है। तो तब तक शुभ भी गाड़ी से बाहर उतर के आ गया था। तो सौम्या बोलती है कि थैंक यू छोटे शेर, मेरी इतनी सी मदद करने के लिए, वरना मैं तो आज बहुत ज़्यादा डर गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे सोमनाथ ने फिर से मेरी बेटी को किडनैप कर लिया है और मैं अब दिशा से कभी नहीं मिल पाऊंगी। वैसे भी चिराग इसके पीछे हाथ धोकर पड़ा था। शुभ बोलता है कि मिसेस राठौड़ अपनी बेटी को समझाइए कि कॉलेज से सीधा घर आए और घर से सीधा कॉलेज जाए, इधर उधर जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है। समझने पर आजकल बच्चे समझते कहाँ हैं, अब तो तुम खुद ही देख लो, तुमने तो जैसे कसम ही खा रखी है कि तुम दिशा का दिल हर रोज़ तोड़ोगे। जो कुछ भी हुआ है उसमें दिशा की कोई भी गलती नहीं है। शुभ, तुम क्यों नहीं समझने की कोशिश करते हो, बिल्कुल भी गलती नहीं है मेरी बेटी की। अगर उस बेचारी को क्या पता था कि उसकी किडनैपिंग से ये सब कुछ हो जाएगा, उसने जानबूझकर तो ये सब कुछ नहीं किया है ना। दिशा रो रो कर कई बार ये मुझसे कह चुकी है कि काश वो हमेशा अनाथ आश्रम में ही रहती, कभी प्रताप हाउस में आती ही ना, कभी वो तुमसे प्यार करती ही ना। सौम्या भी अब हल्के गुस्से में बोल रही थी। तो शुभ ने अभी सौम्या की तरफ नहीं देखा और वो पलटकर वहां से जाने लगा। तो सौम्या ने भी फिर से शुभ को पीछे से रोकते हुए कहा कि शुभ, दिशा के लिए डिसीजन जल्दी से ले लो, अगर तुम नहीं ले सकते हैं तो मैं अपनी दिशा की शादी कहीं और कर देती हूँ, मैं खुद ही ये डिसीजन ले लेती हूँ, क्योंकि मैं दिशा को अब और भी ज़्यादा रोता हुआ नहीं देख सकती हूँ, मैं नहीं देख सकती अपनी बेटे की ऐसी हालत। तो शुभ ने भी बिना पलटे ही कहा कि जो करना है कर लीजिए आप, मेरा और दिशा का कोई भी रिश्ता नहीं है, मैं दिशा से हर रिश्ता खत्म कर चुका हूँ। शुभ ने भी जल्दी से गाड़ी का गेट खोला और फिर गुस्से से गाड़ी के अंदर बैठ गया। तो सौम्या भी शुभ को जाता हुआ देख रही थी। सौम्या ने अपने मन ही मन बोला कि तो तुम अब ऐसे नहीं मानोगे, मुझे जरूर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब मैं दिशा को ऐसे रोता हुआ बिल्कुल नहीं देखने वाली। तो इधर अब नेक्स्ट मॉर्निंग में रुद्र तैयार हो रहा था, नील अभी भी सो रहा था। नील की आंखें खुलती हैं तो उसने रुद्र को मिरर के सामने पगड़ी बांधते हुए देखा। तो नील बोलता है कि आज तो संडे है ना, कहाँ जा रहे हो रॉकी। तो रुद्र भी बोलता है कि मिस्टर ओबरॉय, मुझे ना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है, मैं चाह रहा हूँ आप घर से बाहर मत जाइएगा। यार तुम मेरी मम्मी बनने की कोशिश मत किया कर प्लीज़, मैं ना भला पूरे दिन घर में कैसे रह सकता हूँ, और वो भी तेरे
मेरे बिना, या तो मुझे भी अपने साथ ही लेकर चलना, फिर मैं कहीं भी बाहर घूमने नहीं जाऊंगा। नील अभी थोड़ा सा नाराज़ी भरी टोन में बोला था। तो रुद्र बोलता है कि जब वहाँ आपको लेकर जाने का टाइम आएगा तब मैं आपको लेकर चलूँगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप घर में ही रहेंगे, कहीं भी बाहर नहीं जाएंगे। मिस्टर ओबरॉय, मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिए आप। मैं सच में बहुत ज़रूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, 2 से 3 घंटे में जल्दी वापस आ जाऊँगा। तो रुद्र ने अभी एक फ़ाइल नील को पकड़ाते हुए कहा कि तब तक आप ये फ़ाइल स्टडी कर लीजिए और सारी चीज़ें समझ लीजिए। हमें ये प्रोजेक्ट चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए। अगर आपने ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी को दिलवा दिया ना, तो मैं सच में आपको उस लड़की से ज़रूर मिलवाऊंगा जो आपके सपने में हर रोज़ आपको दिखाई देती है। फिर आप सोच लीजिए कि आपको उस लड़की से मिलना है या नहीं। क्या बात कर रहा है तू? तुझे मिल गई क्या वो? अब तुझे मिल गई है तो तूने मुझे उससे मिलवाया क्यों नहीं? देख रॉकी, ये तो बहुत गलत बात है ना। पहले तो मैं उस लड़की से मिलूंगा और फिर फ्री होकर ये प्रोजेक्ट की फाइल स्टडी करूंगा। नील ने भी काफ़ी एक्साइटेड होते हुए बोला। तो रुद्र ने कहा कि बिल्कुल नहीं, पहले आप ये प्रोजेक्ट हमें दिलवाएंगे और ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है हमारे लिए। और जहाँ तक मेरी कैलकुलेशन कहती है कि ये प्रोजेक्ट मिस्टर सोमनाथ राठौड़ को ही मिलेगा, और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट हमारे हाथ से निकल जाए और उस सोमनाथ को मिल जाए। ये प्रोजेक्ट हमें ही मिलना चाहिए मिस्टर ओबरॉय। अगर आपने इस प्रोजेक्ट पर मेहनत की, और मैं वादा करता हूँ कि आपको मैं उस लड़की से ज़रूर मिलवा दूंगा। रुद्र अभी तैयार होकर वहाँ से चला गया और नील उसे जाता हुआ सिर्फ देख रहा था। तो नील ने भी थोड़ा सा मुंह बनाकर वो फाइल बेड पर फेंक दी और रुद्र अभी वापस आया और फाइल को देखकर बोला कि मुझे लगता है कि आपको उस लड़की से शायद मिलना ही नहीं है। तो नील अभी हैरानी से रुद्र को देखकर बोलता है कि रॉकी, तू गया नहीं क्या? तो रॉकी बोलता है कि देखना चाहता था कि आप ये फाइल रीड करेंगे या फिर नहीं। याद रखिए, अगर आपने ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी को नहीं दिलवाया ना, तो मैं आपको उस लड़की से कभी भी नहीं मिलवाऊंगा। इतनी बात आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, और आप जानते हैं कि मैं जो कहता हूँ वो ज़रूर करता हूँ। तो नील अभी बेड से वो फाइल को उठाते हुए बोलता है कि अरे नहीं यार, मैं तो बस मजाक कर रहा था। मैंने सोचा कि पहले फ्रेश हो जाऊं और उसके बाद ही मैं आराम से स्टडी करूंगा। तो तू तो नाराज़ हो गया यार। तू जा जा अपने काम से, मैं इस फाइल को अच्छे से स्टडी कर लूँगा। प्रोजेक्ट तो अब हमें ही मिलेगा, और फिर प्लीज़ मुझे उस लड़की से तू ज़रूर मिलवा देना। तो रुद्र ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और वो वहाँ से चला गया। तो नील का तो अभी मुंह बना हुआ था, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था वो फाइल को पढ़ना, मगर वो उस लड़की से ज़रूर मिलना चाहता था। निहाल का घर। निहाल की जब आंखें खुली तो नव्या उसके पास में ही थी। तो नव्या भी अब रात को निहाल के पास आकर लेट गई थी। नव्या का सर निहाल के सीने पर ही था और हाथ निहाल के पेट पर। निहाल ने नव्या को खुद से चिपकाते हुए देखा और फिर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। फिर वो मन ही मन बोला कि कबूतरी, मैं जानता हूँ कि मुझे डाइवोर्स देने के बाद तुम एक पल भी चैन से नहीं रह पाओगी, और फिर भी पता नहीं क्यों मुझे डाइवोर्स देने के लिए जिद पकड़ी हुई है तुमने। तभी नव्या की भी आंख खुल गई और नव्या की आंखें निहाल की आंखों से टकराईं और दोनों ही एक दूसरे को गहराई से देखने लगते हैं। दोनों ने एक दूसरे को कितनी मुश्किल से पाया था, ये तो बस वो दोनों ही जानते थे, और अब उतनी ही आसानी से एक दूसरे का साथ भी छोड़ रहे थे, जबकि दोनों ही एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते थे। कुछ सेकंड एक दूसरे को देखने के बाद नव्या धीरे से बोलती है कि अब कैसी तबीयत है आपकी? तो निहाल ने अपनी पलकें झपका दी, जैसे कहना चाहता हो कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नव्या भी बेड से उठकर बोलती है कि आज नील भैया के बेटे का नामकरण है, हमें प्रताप हाउस जाना है। तो निहाल भी अब बेड से खड़ा होकर बोलता है कि जानता हूँ, मैं अभी रेडी होकर आता हूँ। तो निहाल अभी वॉशरूम में चला गया और रुद्र, जो पिछले आधे घंटे से गाड़ी में बैठा हुआ था और सोच रहा था कि प्रताप हाउस के अंदर वो जाए कैसे, अगर वो अचानक प्रताप हाउस के अंदर चला गया तो शायद शुभ को उस पे ऊपर शक हो जाएगा। और कुछ सोचकर रुद्र, जो गाड़ी से निकलकर अभी बाहर खड़ा हो गया था और अपने मोबाइल में कुछ करने लगता है कि शायद किस्मत अभी रुद्र के साथ थी। तभी शुभ एक लोटे में जल लेकर घर के बाहर आया और घर के बाहर रखा हुआ एक गमले में वो जल देने लगता है। तो शुभ ने भी गमले में जल देकर अपने दोनों हाथ जोड़कर सूरज देवता को प्रणाम किया और फिर वो पलटकर घर के अंदर जाने लगा कि तभी उसकी नज़र अचानक से रॉकी पर पड़ी। शुभ ने अभी रॉकी को देखा तो रॉकी के पास जाकर बोला कि आप तो वही है ना मिस्टर ओबरॉय के मैनेजर जो
जो हमें उस दिन हॉस्पिटल में मिले थे। रुद्र ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई तो शुभ बोलता है कि मेरा घर यहीं है, अंदर चलिए। चलिए, आज मेरे बड़े भाई के बेटे का नामकरण है, आप भी हमारी खुशियों में शामिल हो जाइए। वैसे भी उस रात अगर आप हमें लिफ्ट नहीं देते तो शायद ये आज खुशी सेलिब्रेट भी ना कर पाते हम। तो रुद्र भी हाथ जोड़कर बोलता है कि वाहे गुरु की मेहरबानी है, वरना किसी को जिंदगी देना हमारे हाथ में कहाँ। तो शुभ अभी फिर से बोलता है कि अच्छा ठीक है, आप अंदर तो चलिए, मेरे दादा दादी से भी मिल लीजिए, मैं भी उन्हें आपसे मिलवाना चाहता था। चलिए, अब आप मिल गए हैं तो प्लीज़ अंदर चलिए, खाना खाकर जरूर जाइएगा। तो रुद्र ने अभी पहले तो जानबूझकर थोड़ी सी नौटंकी की, क्योंकि वो शुभ के शक के दायरे में बिल्कुल भी नहीं आना चाहता था, लेकिन फिर भी शुभ के इतना ज़्यादा कहने पर वो अंदर चला गया। और फिर रुद्र जब मेन गेट के पास पहुंचा तो उसने जानबूझकर अपनी गाड़ी की चाबी नीचे गिरा दी, और जब वो उसे झुककर नीचे से उठाने लगा तो उसने अपने घर की चौखट को अपने माथे से लगा लिया, क्योंकि रुद्र के लिए वो घर नहीं था, उसका मंदिर था। वो मंदिर जहाँ पर रुद्र का परिवार रहता था, जहाँ पर सारी खुशियाँ मिलती थी उसे, वो मंदिर जहाँ उसके भाई बहन उसके साथ खुश रहते थे। रुद्र अभी फिर अंदर आता है और पूरे घर को देखने लगता है। तो रुद्र इस वक्त बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गया था। 10 महीने बाद वो इस घर को देख रहा था। तो रुद्र अभी घर को अच्छे से निहारता रहा और उसे पुरानी बातें याद आने लगती हैं, जब वो साथ में बैठकर अंताक्षरी खेलते थे, जब वो साथ में बैठकर खाना खाते थे, जब वो एक दूसरे के साथ होली खेलते थे। रुद्र को अब एक एक करके सारी बातें कुछ याद आने लगता है। तो रुद्र भी इस वक्त बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था कि तभी रुद्र के कानों में आवाज़ पड़ी, अरे सरदार जी, तो आप ही हैं वो जिसने मेरी बहू और पोते को उस दिन बचा लिया था। तो रुद्र ने भी दादी के पैर छूते हुए हाथ जोड़कर कहा कि ऐसा मत कहिए दादी जी, सब वाहे गुरु की कृपा है। तभी दादाजी भी वहाँ पर आ गए और दादाजी को देखकर रुद्र अंदर ही अंदर घुट रहा था। दादाजी पहले से कमज़ोर हो गए थे, उनकी शक्ल से साफ पता चल रहा था कि नील और रुद्र का जाने से उन पर कितना गहरा असर हुआ है। वो बिल्कुल अंदर से टूट चुके हैं। उन्होंने तो पहले ही अपने जवान बेटे की लाश देखी थी और अब उनके कंधों पर उनके पोते भी उनसे दूर हो गए थे। तो क्या गुजर रही होगी दादाजी पर, वो अच्छे से समझ सकता था। दादाजी जानते थे कि रुद्र ने शुभ को इशारों में पूछा है, ये कौन है। तो शुभ अभी दादाजी के पास आकर उनके कंधे पर हाथ रखकर बोला कि ये मेरे दादाजी हैं, जो सबसे कम मुझे ही प्यार करते हैं और सबसे ज़्यादा मेरे रुद्र भैया को, जो अभी फ़िलहाल के लिए किसी काम से बाहर गए हुए हैं, लेकिन जल्द ही वापस आ जाएंगे। तो शुभ की बात सुनकर दादाजी ने भी शुभ को अजीब नज़रों से देखा। फिर शुभ बोलता है कि सच कहता हूँ दादाजी, रुद्र भैया और नील भैया ज़रूर वापस आएंगे और बहुत जल्दी वापस आएंगे, मेरा दिल कहता है। और फिर आप पहले जैसे तंदुरुस्त हो जाओगे, हंसी मजाक सब मिलकर करेंगे। रुद्र अभी आगे आया और उसने दादाजी के पैर को छूकर हाथ जोड़कर कहा कि अगर शुभ प्रताप सिंह आपसे कुछ कह रहा है कि आपके पोते वापस आएंगे, तो आपके पोते ज़रूर वापस आएंगे, आप शुभ पर विश्वास तो कीजिए। तो दादाजी भी दुखी मन से बोलते हैं कि जो चला गया वो वापस नहीं आता बेटा, लेकिन समझ नहीं आता कि जब मेरे बच्चे चले गए तो मेरे ये प्राण क्यों नहीं चले गए, मुझे मौत क्यों नहीं आई। शुभ अभी फिर से मजाक करता हुआ बोला कि अरे दादाजी, आपको प्राण इसीलिए नहीं गए क्योंकि मैं अकेला आपकी अर्थी को कंधा नहीं दे पाऊंगा, आपके दोनों पोते ज़रूर वापस आएंगे और फिर वही आपकी अर्थी को कंधा भी तो देंगे। तो शुभ की बात सुनकर अभी दादाजी हल्के से मुस्कुरा कर बोलते हैं कि पता नहीं कब आएंगे, आएंगे भी या फिर नहीं, उनके दादाजी उनका इंतजार करते हुए ही मर जाएंगे, मरेंगे क्यों नहीं, ऐसा मत कहिए, आपके पोते जरूर वापस आएंगे। रुद्र ने भी दादाजी को दिलासा देते हुए कहा। अभी अपनी गोद में छोटे पैंथर को लेकर आई और शुभ को देते हुए बोलती है कि अपने छोटे पैंथर को पकड़ो, इसने तो मुझे परेशान करके रखा हुआ है। तो शुभ ने भी छोटे पैंथर को अपने गोद में लेकर कहा कि भाभी की बच्ची कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल रही हो, मेरे बेटे को कुछ उल्टा सीधा बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो अवनी बोलती है कि इसे पकड़ो और पूरा दिन अपने पास ही रखना, तब पता चलेगा तुम्हें ये कितना ज़्यादा परेशान करता है, अपने पाप पर ही गया है। तो शुभ अभी छोटे पैंथर को वो खिलाता हुआ बोलता है कि अच्छा भाभी की बच्ची, इसका क्या नाम रखें हम लोग। तो अवनी बोलती है कि इसका नाम नील ही रखेंगे। एक सेकंड के लिए अवनी की आंखें फिर से भर आईं। तो शुभ अभी अवनी को दिलासा देते हुए बोलता है कि भाभी की बच्ची, रोने की ज़रूरत नहीं है, मैं कह रहा हूँ ना कि नील भैया ज़रूर आएंगे, और अगर तुम चाहती हो कि नील भैया इसका नाम रखें तो नील भैया ही इसका नाम
रखेंगे, तब तक हम इसे छोटा पैंथर ही कहेंगे। तो रुद्र ने भी इशारों में शुभ को पैंथर को लेने के लिए कहा। तो शुभ ने भी छोटे पैंथर को रुद्र की गोद में दे दिया। रुद्र को तो जैसे सुकून मिल गया था इस छोटे पैंथर को गोद में लेने के लिए। वो यहाँ तक आया था, काश वो नील को भी लेकर आ सकता, लेकिन नील के दिमाग की हालत अभी ठीक नहीं थी। रुद्र उसे भी कोई भी मेंटल प्रेशर नहीं देना चाहता था। तो रुद्र भी धीरे धीरे नील को फैमिली मेंबर से मिलाने की कोशिश कर रहा था। तो थोड़ी देर में वहां पर किट्टू आकर अवनी से बोलती है कि भाभी चलो, पंडित जी आपको प्रसाद देने के लिए बुला रहे हैं। तो अवनी भी वहां से चली गई और किट्टू भी चली गई। रुद्र की नजरें भी किट्टू पर ही ठहर गई। रुद्र ने मन ही मन खुद से बोला कि काश मैं तुम्हें बाहों में ले सकता, काश तुम्हें बता सकता कि खरगोश मैं तुम्हें कितना मिस करता हूँ। अकेले तुम सब नहीं हो जो मेरे और नील के लिए इतना ज्यादा तड़पते हो, मैं भी तुम सब के लिए बहुत ज्यादा तड़प रहा हूँ। लेकिन अब बहुत जल्द हम सब एक साथ होंगे, तुम मेरे पास होगी मेरे खरगोश, मेरे लिटिल खरगोश। थोड़ी देर में ही निहाल नव्या भी वहाँ पर आ गए। तो रुद्र ने अभी नव्या को देखा जिसके चेहरे पर काफी उदासी थी, शायद निहाल से डाइवोर्स लेने की उदासी। थोड़ी देर बाद सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। रुद्र भी अब उन सब के साथ बैठकर खाना खा रहा था। अवनी भी छोटे पैंथर को गोद में लेकर बैठी हुई थी। तो किट्टू अभी सबको खाना सर्व कर रही थी। किट्टू खाना सर्व करते हुए रुद्र के पास गई और उसने रुद्र को भी खाना सर्व कर दिया। और थोड़ा सा खाना खाने के बाद रुद्र बोलता है कि किट्टू मुझे ना एक रोटी और दे दो। तो सब अभी हैरानी से रुद्र को उफ करके देखने लगते हैं कि अचानक उसको नाम कैसे पता। तो रुद्र ने भी सबको देखकर अपनी बात को सही करते हुए कहा कि वो मुझे उनका नाम नहीं पता है ना, आप सब उन्हें किट्टू कह रहे थे इसीलिए मैंने भी किट्टू बोल दिया। आई एम सॉरी, अगर बुरा लग गया हो तो बस ऐसे ही अपनेपन में ये कह दिया, या फिर माफ कर दीजिए हमें। तो किट्टू भी हल्के गुस्से में बोलती है कि हाँ हाँ बिल्कुल बुरा लगा, क्योंकि किट्टू कहने का हक सिर्फ मेरे परिवार को, किसी बाहर वाले को नहीं, समझे। मेरा नाम कात्यायनी है, कात्यायनी रुद्र प्रताप सिंह। तो बेहतर होगा कि आप मुझे मेरे नाम से ही बुलाएं, और आप बुलाएंगे ही क्यों, आपको कुछ चाहिए तो आप घर के सर्वेंट से कह सकते हैं, मुझे आवाज लगाने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर किट्टू ने अभी गुस्से में प्लेट डाइनिंग टेबल पर रखी और वो वहां से चली गई। तो रुद्र ने अभी पहली बार किट्टू को इतना ज्यादा गुस्से में देखा था, जबकि किट्टू ज्यादा गुस्सा करके नहीं गई थी। रुद्र ने अपने मन ही मन मुस्कुराकर खुद से कहा कि ये मेरा लिटिल खरगोश शेरनी बनती जा रही है यार, आई लव यू मेरी शेरनी, उफ मेरा लिटिल खरगोश। तो रुद्र ने अभी एक बार डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए सभी लोगों को देखा, जो सभी लोग अभी हैरानी से रुद्र को ही देख रहे थे। रुद्र चेयर से खड़े होकर बोला कि आई एम सॉरी, लगता है कि आपकी बहू बुरा मान गई। आई एम वेरी वेरी सॉरी, उन्हें हर्ट करने का इरादा नहीं था मेरा, बस ऐसे ही उनका नाम मेरी जुबान पर आ गया, मेरी कोई गलत नियत नहीं थी। तो शुभ भी अब अपनी चेयर पर खड़े होकर हाथ जोड़कर बोला कि मिस्टर रॉकी माफ कर दीजिए, रुद्र भैया यहाँ पर नहीं है इसीलिए वो थोड़ा सा चिड़चिड़ी हो गई हैं, इसी वजह से उन्होंने आपको डांट दिया। प्लीज आप खाना खा लीजिए, वरना हमें लगेगा कि आपने हमें माफ नहीं किया, प्लीज बैठ जाइए ना। तो चंद्रकला जी भी बोलती हैं कि हाँ बेटा, वो भी ना बच्ची है, बहुत ज्यादा मासूम है, उसे माफ कर दो, थोड़ा गुस्से में थी इसीलिए ये सब कुछ कह गई। मिस्टर रॉकी भी थोड़ा तो बड़ापन दिखाइए ना, सब आपसे कह रहे हैं तो आप बैठ जाइए ना, हम सब आपसे माफी मांगते हैं। निहाल ने भी बात को संभालते हुए कहा, उन सबको कहाँ पता था कि रॉकी के अंदर रुद्र ही बैठा है, और एक बार सबको भनक लग जाती कि रॉकी नहीं रुद्र है तो ये तीनों ही अभी पकड़ कर उसे मारते, खासकर दादी, और दादी तो रुद्र को मार मार कर अभी बंदर ही बना देती। तो रुद्र भी फिर से बैठ गया और खाना खाने लगा, लेकिन रुद्र के चेहरे की मुस्कुराहट कम नहीं हुई थी। आखिर पहली बार उसने किट्टू की डांट जो खाई थी। तो रुद्र ने भी मन ही मन बोला कि लिटिल खरगोश, कुछ दिनों के बाद फिर देखता हूँ तुम्हारी जुबान मेरे सामने कैसी चलती है, सारे हिसाब बराबर ना करती है ना तो मेरा नाम भी रुद्र प्रताप सिंह नहीं। इधर दूसरी तरफ नील जो बेमन से ही उस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, नील ने तो सारा काम रुद्र पर ही छोड़ रखा था। रुद्र के होते हुए वो बिल्कुल टेंशन फ्री रहता था, लेकिन जब से रुद्र ने उसे सपने वाली लड़की से मिलवाने की बात कही थी वो थोड़ा सा सीरियस हो गया था और उस प्रोजेक्ट पर काम करने लगा था। तो रुद्र भी जानता था कि अगर नील एक बार बिजनेस में इन्वॉल्व हो गया तो नील को भी बीट करना मुश्किल हो जाएगा। तो क्योंकि बिजनेस में नील का दिमाग बिल्कुल संजय जैसा ही चलता था, नील शांति से काम करता था लेकिन परफेक्ट काम करता था। तो रुद्र ने भी खाना खा लिया और शुभ
उसे इज्जत के साथ प्रताप हाउस से बाहर लेकर आ गया। रुद्र जब बाहर आया तो किट्टू भी गार्डन में फूलों को पानी दे रही थी। तो रुद्र ने भी किट्टू को देखा तो उसके चेहरे पर एक शरारती भरी मुस्कान आ जाती है। तो रुद्र भी सीधा किट्टू के पास जाकर बोला कि कात्यायनी रुद्र प्रताप सिंह जी, आई एम रियली सॉरी। तो किट्टू ने भी रुद्र की आवाज़ सुनी तो उसे देखकर कहा कि इट्स ओके। किट्टू भी अंदर जाने लगी तो रुद्र ने भी फिर से कहा कि लेकिन आपको नहीं लगता कि आपने मुझे अपना नाम कुछ ज़्यादा ही बड़ा बताया है? तो कात्यायनी रुद्र प्रताप सिंह, आप खाली कात्यायनी भी तो कह सकती थी। तो किट्टू पलटकर हाथ बांधकर गुस्से में बोली, मैंने आपको अपना पूरा नाम इसीलिए बताया है ताकि आप किसी डाउट में ना रहें। मैं रुद्र प्रताप सिंह की बीवी हूँ और इतनी पागल भी नहीं हूँ कि आपके इंटरनेशन समझ ना सकूँ। समझिए, आप मुझसे दूर रहिए, वरना अगर रुद्र आ गए ना तो उन्होंने आपको मेरे साथ बदतमीजी करते हुए देख लिया तो ये आपका चेहरा है ना, इसे बिगाड़ने में रुद्र को टाइम नहीं लगेगा। आंखों ही आंखों में खा जाते हैं वो, आपको मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी उन्हें, आपको देख कर ही खा जाएंगे। उन्होंने घूर कर आपको देख लिया ना तो आप एकदम से भस्म हो जाएंगे, समझे। तो रुद्र को तो अब किट्टू की बातों पर अंदर ही अंदर हंसी आ रही थी। आखिर किट्टू को कितना भरोसा था रुद्र पर, और किट्टू को मेरा रुद्र कहना तो रुद्र की जान ही ले रहा था। तो रुद्र बोलता है कि हाँ मिस कात्यायनी रुद्र प्रताप सिंह जी, समझ सकता हूँ आपके पति में बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा। आखिर आपको देखकर अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि जब बीवी में इतना ज़्यादा गुस्सा है तो पति में कितना ज़्यादा गुस्सा होगा। तो किट्टू अभी फिर से गुस्से में बोली कि आप गार्डन में मेरे साथ बहस करने के लिए क्यों रुके हैं? जाते क्यों नहीं आप यहाँ से? खाना तो खा लिया ना आपने, अब जाइए अपना रास्ता देखिए। तो किट्टू भी गुस्से में अंदर जाने लगी तो रुद्र ने भी फिर से कहा कि अच्छा मिस कात्यायनी रुद्र प्रताप सिंह जी सुनिए तो किट्टू भी फिर से पलटी और पॉइंट करके बोली कि अगर तुम शुभ के मेहमान ना होते ना तो बताती मैं तुम्हें, अभी तुम्हारी बदतमीजी 1 सेकंड में उतार देती, समझे। रुद्र हल्का सा मुस्कुरा कर फिर से बोला कि मैं तो बस आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। वो क्या है ना कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, इसीलिए मुझे नहीं पता कि लड़कियों में कैसे बात की जाती है। बहन तो होगी नहीं, माँ तो होगी नहीं, दादी चाची ताई बुआ कोई तो होगी नहीं। आपको क्या किसी ने नहीं सिखाया कि लड़कियों से कैसे बात करते हैं? किट्टू ने भी गुस्से में जवाब देते हुए कहा। तो रुद्र को तो अब किट्टू से बहस करना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उसकी तो जैसे दिल की मुराद पूरी हो रही थी, वो तो पूरा दिन खड़ा होकर किट्टू से बहस कर सकता था। रुद्र फिर से अभी किट्टू को छेड़ते हुए बोलता है कि वो क्या है ना कि मेरे पास माँ है, दादी है, बहन है, सब कोई है, बस बीवी नहीं है। आप बनेंगी क्या मेरी बीवी? बंदा बिल्कुल सिंगल है, आप ही भला कर दीजिए मेरा। ये सुनते ही किट्टू का तो गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच गया था। रुद्र किट्टू को गुस्से में देखकर मन ही मन बहुत ज्यादा खुश हो रहा था और उसके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान भी थी। तो रुद्र भी फिर से बोलता है कि सच कह रहा हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। वैसे भी आपके पति का क्या भरोसा, कब आएंगे कब नहीं, तब तक मैं और आप मिलकर उन एक नन्हे मुन्ने बच्चों के पेरेंट्स भी बन जाएंगे। तो क्या ख्याल है आपका, छोटे पैंथर को एक छोटा जगुआर दे दिया जाए? तो किट्टू के अंदर अब तो गुस्से की देवी प्रवेश कर चुकी थी। किट्टू अपनी सुलगती हुई आंखों से बोलती है कि अगर जिंदा रहना चाहते हो तो चले जाओ अभी के अभी यहाँ से, वरना सच कहती हूँ ये गमला उठाकर तुम्हारे सिर पर मार दूंगी, खड़ी की खड़ी जान ले लूंगी तुम्हारी, समझे तुम। निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ यहाँ से अपना ये सड़ा हुआ चेहरा लेकर, समझे। तो रुद्र ने भी फिर से किट्टू को छेड़ते हुए कहा कि आप तो अभी से बीवी की तरह गुस्सा भी करने लगी, इसका मतलब मैं आपकी हाँ समझ लूँ। तो किट्टू तो अब पूरी तरह से क्लिप्स हो चुकी थी। किट्टू ने पास पड़ा हुआ एक डंडा उठाया और बोली कि अब पूछो क्या पूछना चाहते हो। तो रुद्र भी 4 कदम पीछे हट गया और मुस्कुराकर बोला कि आप मेरे साथ डेट पर चलोगी क्या? हम ही बैठकर बातें करेंगे, अपना फ्यूचर डिस्कस कर लेंगे, वहाँ पर एक दूसरे से मिलेंगे, बात करेंगे, तभी तो हमारी जान पहचान दोस्ती में बदलेगी और दोस्ती से मोहब्बत में और मोहब्बत से शादी में, यहाँ तक रिश्ता लेकर चलेंगे हम। तो किट्टू अभी डंडा लेकर रुद्र के करीब आते हुए बोली कि शादी तक तो बात बाद में जाएगी, पहले तो मैं आपको हॉस्पिटल पहुंचा देती हूँ। किट्टू अभी रुद्र को घुमाकर एक मारने ही वाली थी कि तभी रुद्र वहां से भाग गया। तो रुद्र को भागता हुआ देखकर किट्टू गुस्से में बोलती है कि भाग कर कहाँ जा रहे हो, वापस आओ, आओ वापस, तुम्हारे सवालों का जवाब देती हूँ मैं तुम्हें, बदतमीज कहेंगे। तभी पीछे से अभी दादी आकर बोली कि किसे बुला रही हो। वो इतने गुस्से में थी कि किट्टू अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए बोलती है कि एक बंदर था, जरूर ज्यादा ही बकवास कर रहा था, जरूरत से ज्यादा।
था। मन तो कर रहा था उसका सर फोड़ दूं, अब कभी दोबारा इस गार्डन में दिखेगा नहीं, और सच में अगर दिख गया ना तो मार मार के चिंपैंजी ही बना दूंगी। बकवास तो इतनी कर रहा था जैसे माँ बाप ने कुछ सिखाया ही नहीं है। गधा कहीं का, डफर कहीं का, आया पड़ा। बस एक बार मेरे हाथ लग जाए ना, उसके बाल नोच कर उसे गंजा ही बना दूंगी, तो मेरा नाम भी कात्यायनी नहीं। इधर दूसरी तरफ रुद्र जो अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था और जोर जोर से हंस रहा था। आज उसने किट्टू को जी भरकर छेड़ा जो था, और किट्टू ने भी जी भरकर रुद्र को गालियां दे दी थी। रुद्र का मन अब बिल्कुल भी प्रताप हाउस से जाने का नहीं कर रहा था। वो तो वापस से अभी सबके पास जाकर अपनी जान पहचान बनाना चाहता था, लेकिन उसे सोमनाथ को फाइनेंशियली कमजोर करना था। इसीलिए वो अभी अपनी फैमिली से दूर रहना चाहता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी फैमिली मेंबर्स अभी उसके और नील के बारे में कुछ भी जाने और ये बात घर से बाहर भी जाए। तो अभी इधर नरेन का घर था। दिशा, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो? शुभ तुम्हारे प्यार को कभी भी नहीं समझेगा, वो कभी तुमसे प्यार नहीं करेगा। तुम्हें अपनी जिंदगी में अब आगे बढ़ जाना चाहिए। आखिर कब तक तुम अब ऐसे शुभ का इंतजार करोगी? वो पलट कर अब तुम्हारे पास कभी नहीं आएगा। सौम्या दिशा को समझाते हुए बोलती है, तो दिशा भी हल्की नम आंखों से बोलती है कि आपने पापा का 18 साल इंतजार किया था ना, आपने मूव ऑन क्यों नहीं किया मॉम? क्यों नहीं किया? आप अपनी अपनी जिंदगी में क्यों आगे नहीं बढ़ी? क्यों आप पापा का इंतजार करती रही? बताइए मुझे, क्यों आपको उम्मीद थी कि पापा एक ना एक दिन जरूर वापस आएंगे आपके पास? मैंने तो अभी बस 9 महीने ही इंतजार किया है, मैं तो अभी शुभ का 18 साल इंतजार कर सकती हूँ। सौम्या बोलती है कि नरेन की बात अलग थी, शुभ की बात बिल्कुल अलग है। नरेन अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़े, मेरा दिल कहता था कि वो अभी तक मेरा इंतजार कर रहे हैं, और फिर मैं तो 2 बच्चों की माँ भी हो चुकी थी ना, शादीशुदा थी। लेकिन तुम समझने की कोशिश करो दिशा, मेरे कहने से एक बार वैभव से तुम मिल लो। बहुत अच्छा लड़का है, वो तुम्हें बहुत ज़्यादा खुश रखेगा। उससे मिलकर बातें करो, उसके साथ दोस्ती बढ़ाओ। अगर वो तुम्हें पसंद आएगा तो ही मैं उससे तुम्हारी शादी की बात करूंगी, नहीं तो नहीं। तो दिशा की आंखों में जो अभी आंसू ठहरे थे वो एकदम से बह गए। दिशा हल्के गुस्से में बोली कि मैं किसी वैभव से नहीं मिलूंगी, मुझे नहीं मिलना है। मैं शुभ के अलावा किसी और से प्यार नहीं कर सकती मॉम। मैं किसी लड़के को धोखा नहीं देना चाहती हूँ, प्लीज़। मैं नहीं चाहती कि मेरी शादी ऐसे लड़के से हो जाए जिसमें मैं जिंदगी भर प्यार ना कर पाऊँ, जिससे मैं कैसे समझाऊँ मैं तुम्हें कि तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? दिशा, एक बार वैभव से मिल लो। तुमने देखा ना कि शुभ कैसे बोलकर चला गया तुम्हें कि उसे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना है, तो तुम बेकार में ही उसका इंतजार अब क्यों कर रही हो? किट्टू क्या कम है जो प्रताप हाउस में बैठकर अभी भी रुद्र का इंतजार कर रही हो? जो तुम भी अब वही गलती कर रही हो शुभ का इंतजार करके। सौम्या गुस्से में बोली कि आखिर मैं भी एक माँ हूँ, अपने दोनों बच्चों को ऐसे कैसे देख सकती हूँ? तो दिशा बोलती है कि हम दोनों बहनें गलत नहीं कर रहे हैं मॉम, हम अपनी मॉम पर गए हैं बिल्कुल। जिसे प्यार पर भरोसा होता है ना, उसका प्यार पलट कर जरूर वापस आएगा, हमारा भी प्यार जरूर वापस आएगा मॉम। इतना कहकर दिशा अपने कमरे में चली गई। रुद्र जब अभी ओबरॉय मेंशन में पहुंचा तो उसने चेहरे पर अलग ही खुशी मौजूद थी। पहले तो उसने छोटे पैंथर को अपने गोद में ले लिया था, और इधर दूसरी तरफ आज वो भी जी भरकर किट्टू से बहस करके आया था। रुद्र आज सच में लगभग 1 साल के बाद खुश हुआ था, इतना खुश कि वो अपने कमरे में गया और उसने अपना गेट बंद कर लिया और बेड पर आकर लेट कर लेट पोट कर हंसने लगता है। तो उसे रह रहकर अभी किट्टू की बातें याद आ रही थी। तुम्हारा सर फोड़ दूंगी, तुम्हारी जान ले लूंगी, तुम्हें जान से मार दूंगी, मेरा रुद्र तुम्हें छोड़ेगा नहीं। किट्टू का डंडा उठाकर रुद्र को मारना, गुस्से में रुद्र से लड़ना, और सब कुछ याद करके अब रुद्र को हंस हंस कर पागल हो रहा था। रुद्र हंस हंस कर खुद से ही कह रहा था कि पहले तो बोलती नहीं थी, और बोली तो इतना बोली कि मेरी की बोलती ही बंद कर दी। नील जो कि अभी अपने कमरे में बैठा हुआ फाइल्स को स्टडी कर रहा था, उसके कानों में जब अभी रुद्र की हंसी की आवाज़ सुनाई पड़ती है तो उसके चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट आ गई थी, और वो खड़ा होकर सीधा रुद्र के कमरे की तरफ चल दिया। क्योंकि नील को अपने कानों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था, इसीलिए वो कंफर्म करने के लिए जा रहा था कि क्या वो रुद्र ही हंस रहा है, क्योंकि पिछले कितने महीनों से नील ने कभी भी रुद्र को ऐसे खोलकर हंसते हुए नहीं देखा था। नील रुद्र के कमरे में जाकर अभी नॉक करने लगता है, तो रुद्र अभी हंस हंस कर बुरा हाल कर रहा था। उसने हंसते हुए अभी गेट को खोला तो सामने भी नील को देखकर वो और भी ज्यादा हंसने लगा। तो रुद्र को ऐसा हंसता हुआ देखकर नील के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। नील बोलता है कि अरे कोई आत्मा तो नहीं घुस गई तेरे अंदर, किसी ओझा बाबा के पास चले क्या? तुझे इतनी ज्यादा हंसी क्यों आ रही? आज से पहले तो तू इतना कभी भी नहीं हंसा,
क्या हो गया है तुझे? बता मुझे, मैं भी हंस लूंगा थोड़ा सा। तो रुद्र ने भी नील की बात का कोई भी जवाब नहीं दिया और उल्टा उसे गले लगाकर और भी ज्यादा हंसने लगा। तो नील भी हंसते हुए बोला कि भाई चल, मैं गाड़ी निकालता हूँ, किसी तांत्रिक बाबा के पास चलते हैं तुझे लेकर। पक्का आज तेरे अंदर किसी की तो आत्मा गई है, वरना तू तो कभी भी ऐसे नहीं करता है यार। तू तो आज हंस हंस कर सच में पागल हो रहा है। किसी पंडित के पास चले क्या, हॉस्पिटल चले क्या, या कहीं तो चल चल हम गुरुद्वारा चलते हैं, वाहे गुरु के सामने माथा टेक कर आते हैं, शायद वो तुझे ठीक कर देंगे। तो रुद्र अभी बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को कंट्रोल करके चेयर पर बैठकर बोलता है कि अरे मिस्टर ओबरॉय, आप कह रहे थे ना कि मुझे एक लड़की ढूंढ लेनी चाहिए, तो समझ लीजिए कि आज मैं उस लड़की से मिलकर आया हूँ। ढूंढ लिया है मैंने किसी लड़की को, मैंने अपने लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढ ली है और उससे पहले ही मुलाकात में लड़ाई भी हो गई मेरी। अरे यार, लड़की से याद आया, देख मैंने सारी फाइल स्टडी कर ली है अच्छे से, और हाँ ये कॉन्टैक्ट हमें ही मिलेगा, मुझे पूरा यकीन है। लेकिन तू अपने वादे से मुकर मत जाइयो प्लीज़। कॉन्टैक्ट मिलते ही तू मुझे उस लड़की से ज़रूर मिलवाएगा, तूने मुझसे वादा किया है, जो मुझे मेरे सपनों में दिखाई देती है। तो नील अभी थोड़ा सीरियस टोन में बोल रहा था, तो रुद्र ने भी जवाब देते हुए कहा कि हाँ हाँ, कल टेंडर तो निकलने तो, ये कॉन्टैक्ट हमें मिलने तो, उसके बाद मिस्टर राठौड़ का फार्म हाउस नीलाम हो जाएगा और हम वो फार्म हाउस खरीद लेंगे। तो नील अभी थोड़ा हैरानी से बोलता है कि यार, ये तो मिस्टर राठौड़ के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ा हुआ है, क्यों उसके पीछे ऐसे पड़ गया है? तो रुद्र के चेहरे पर अब सीरियस एक्सप्रेशन आ गया और रुद्र बोलता है कि आपको नहीं पता, लेकिन मिस्टर राठौड़ का फार्म हाउस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आप देखेंगे तो उसे पसंद कर लेंगे, इसीलिए मिस्टर राठौड़ का फार्म हाउस ही हम खरीदेंगे। इधर दूसरी तरफ किट्टू, जो अपने कमरे में बैठी हुई गुस्से में उबल रही थी, रॉकी का इस तरह से उसे छेड़ना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। अगर किट्टू के हाथ में होता तो वो सच में आज रुद्र का सर जरूर फोड़ देती। तो किट्टू अभी मिरर में देखकर खुद में बोली कि पता नहीं समझता क्या है खुद को, अगली बार अगर मेरे सामने आया ना तो सच में उसकी दाढ़ी मूछ नोच ही लूंगी मैं। बिल्कुल भी शर्म नहीं है उसे, घर में आते ही खाना खाते हैं और फिर घर की बहुओं और बेटियों को छेड़कर चले जाते हैं। मन कर रहा है कि शुभ भैया को भी मैं अभी जाकर सारी बात बता दूं, लेकिन फिर सोचती हूँ कि चलो छोड़ो, आगे से अगर उसने ऐसी हरकत की तो मैं ज़रूर खुद ही निपट लूंगी उससे। आखिर मैं रुद्र प्रताप सिंह की बीवी जो हूँ, उनके साथ कितने महीने रही हूँ मैं, उनका कुछ तो असर आया ही होगा मुझ पर। तो अगले ही पल अभी किट्टू ने रुद्र की फोटो को देखा और अपने हाथों से उसे छूकर बोलती है कि कब आएंगे आप रुद्र, मुझे आपकी बहुत याद आती है, अब इंतज़ार नहीं होता मुझसे। तो किट्टू और दिशा भी दोनों ही अभी रेस्टोरेंट में इधर आकर बैठी थी, दोनों ही कॉलेज में जल्दी निकलकर लंच करने के लिए रेस्टोरेंट में गई थी। और थोड़ी देर बाद किट्टू लंच करके उठी और बोली कि अच्छा दिशा, मैं जा रही हूँ, मेरा हो गया। तो अवनी भाभी अभी अकेले छोटे पैंथर को नहीं संभाल पाएंगी। तो दिशा ने भी मुस्कुरा कर हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। किट्टू ने अभी दिशा के माथे को चूमकर कहा कि सब ठीक हो जाएगा, शुभ बुरा नहीं है, बिल्कुल बुरा नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान है। मैं जानती हूँ कि वो तुम्हें समझता नहीं है, लेकिन प्लीज़ इस वक्त तुम उसे समझो। दिशा की आंखें हल्की सी नम हो गई थी। दिशा बोलती है कि समझती हूँ, तभी तो इतने महीनों से उनका इंतज़ार कर रही हूँ, वरना। इतना कहते हुए ही दिशा का गला एकदम से भर गया। तो किट्टू भी बहुत ही धीरे से प्यार से बोलती है कि रोते नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, मैं अब जा रही हूँ, अपना ध्यान रखना और टाइम से ही घर चली जाना। ओके। तो दिशा ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर किट्टू वहाँ से चली गई। दिशा का थोड़ा सा लंच रह गया था, वो उसे फिनिश करने लगती है, तभी वहाँ पर एक हैंडसम सा लड़का भी दिशा के सामने वाली चेयर पर आकर बैठ गया, जहाँ पर अभी कुछ देर पहले किट्टू बैठी थी। तो लड़का दिखने में बहुत ज़्यादा हैंडसम सा, देखकर ही लग रहा था कि वो किसी रिच फैमिली से बिलोंग करता है। 5 फुट 11 इंच हाइट, गोरा रंग, चेहरे पर हल्की हल्की सी दाढ़ी, आंखों पर गॉगल्स, और उसकी पर्सनैलिटी कत्ल कर रही थी, जो कोई भी एक बार देखता बस उसका दीवाना हो जाता। लेकिन अफसोस दिशा ने तो उसे नज़र उठाकर भी नहीं देखा था, बल्कि घूर कर कहा कि तुम यहाँ पर कैसे बैठ गए, तमीज नहीं है क्या, उठो यहाँ से। वो लड़का भी एक स्माइल देता हुआ बोलता है कि हे, मेरा नाम वैभव है। तो दिशा को अब काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया। एक तो उसने पहले ही सौम्या को वैभव से मिलने के लिए मना किया था, और फिर ऐसे अचानक से वैभव उसके सामने आकर बैठ गया। तो दिशा का दिमाग अब पूरी तरह से खराब हो चुका था। तो दिशा भी गुस्से में उसे पॉइंट करके बोलती है कि तुम वैभव हो या फिर भैरव हो, जो भी हो, उठो यहाँ से और जाओ यहाँ से, ये तुम्हारे लिए नहीं है, समझी। अगर रेस्टोरेंट में आए हो तो कहीं और जाकर बैठो, मेरे सामने नहीं। उठो यहाँ से, वरना मैं तुम्हें अभी मार दूँ।
दूंगी। तो दिशा भी अभी शुभ का गुस्सा वैभव पर निकाल रही थी, तो वैभव मुस्कुराकर बोलता है कि तुम पहली लड़की हो जो मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा करके दिखा रही हो, वरना तो मेरे पीछे लड़कियों की लाइन लगी रहती है, समझी तुम। तो दिशा भी दांत पीसते हुए बोलती है कि तो क्या करूं मैं, तो कोई भी लड़की तुम्हारे पीछे लाइन लगाकर खड़ी रहेगी तो जाकर उन लड़कियों के पास बैठो ना, मेरे पास नहीं बैठना है तुम्हें, मैं कह रही हूँ ना, उठ जाओ यहाँ से, वरना मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या कर दूंगी। वैभव भी अब पूरी तरह से ढीठ हो चुका था, वो भी वहां से उठा नहीं। तो दिशा भी इतना ज्यादा गुस्सा कर रही थी कि फिर भी वो दिशा की और तरफ मुस्कुराते हुए देख रहा था। तो दिशा की जगह भी कोई और लड़की होती तो कब का वैभव का अपना दिल दे बैठती, लेकिन दिशा के दिल में तो अभी पहले ही शुभ बसा हुआ था, इसीलिए उसे वैभव से कोई लेना देना ही नहीं था, कैसे वो किसी और को देख ही सकती थी। तो वैभव भी फिर से हंसकर बोला कि तुम तो सच में एकदम से रेड चिली हो, जितना सुना था उससे कहीं ज्यादा तीखी हो। तो दिशा का गुस्सा अब बढ़ता जा रहा था, उसे सच में वैभव पर अपने सामने बैठना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, ऊपर से वो पहले ही शुभ को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थी। दिशा अपनी चेयर पर खड़ी होकर गुस्से में कुछ भी बोलती उससे पहले ही शुभ ने वैभव के कॉलर को पकड़कर उठाया और फिर एक पंच मारते हुए बोला कि सुनाई नहीं दिया कि दिशा क्या कह रही है तुमसे, उठो यहाँ से। तो वैभव अभी कुछ रिएक्ट करता उससे पहले ही शुभ ने उसे एक और पंच उसके मुंह पर मार दिया। तो शुभ अभी तीसरा पंच मारता उससे पहले ही दिशा ने शुभ का हाथ पकड़कर कहा कि छोड़ो उसे शुभ, छोड़ो, क्यों मार रहे हो तुम उसे। तो दिशा का सवाल अब सुनकर शुभ के हाथ एकदम से रुक जाते हैं, तो उसने भी वैभव को झटका और फिर दिशा के पास जाकर बोला कि तुम्हें नहीं पता कि क्यों मार रहा हूँ मैं उसे, ये तुम्हारे साथ इतनी ज्यादा बदतमीजी कर रहा है और तुम आराम से बैठी हुई हो। तो दिशा भी अब गुस्से में बोलती है कि ये मेरे साथ बदतमीजी करेगा तो तुम उसे मारोगे क्या, तुम क्यों उसे मारोगे, बोलो, बदतमीजी तो तुम भी मेरे साथ करते हो ना, अब आपको किससे मैं पिटवाऊंगी, बोलो। शुभ बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ बदतमीजी नहीं करता हूँ, मैं तुम्हें, हाँ हाँ तुम मुझे, तो रुक क्यों गए, बोलो बोलो मुझे। तो दिशा ने भी अभी कॉन्फिडेंट के साथ शुभ की आंखों में आंखें देखकर कहा कि शुभ, चुप क्यों हो गए तुम। तो शुभ भी एकदम से चुप हो गया, शुभ के पास दिशा के सवाल का अब कोई भी जवाब नहीं था, लेकिन आज शुभ ने वैभव को दिशा के साथ देखा तो शुभ की एकदम से जल जरूर गई थी। तो शुभ और दिशा भी दोनों ही एक दूसरे को गुस्से से घूर रहे थे। तो वैभव अभी मौका देकर वहां से भागने के लिए जाने लगा, लेकिन उससे पहले ही वीरू ने उसे पकड़कर कहा कि कहाँ जा रहे हो, किसने कहा था दिशा के पास बैठने के लिए, क्यों अपनी मौत को दावत दे रहे हो तुम। तो वैभव अभी बेसब्री से बेबसी की आवाज में बोलता है कि यार आपने और सौम्या आंटी ने ही तो कहा था, अब मुझे पिटवा भी दिया तुम दोनों ने, तब तो आप और आंटी दोनों ही कह रहे थे कि शुभ मारेगा नहीं, मारेगा नहीं, कभी नहीं मारेगा, और ये देखो ना कि कितने अच्छे से मेरे चेहरे का नक्शा बिगाड़ दिया है इसने। अब छोड़ो मुझे इससे पहले कि शुभ मुझे फिर से दोबारा से अटैक कर दे और मारे। तो वीरू भी हल्के गुस्से में बोलता है कि तो खुद के अंदर दिमाग नहीं है क्या, जब दिशा इतने गुस्से में थी तो उठ जाता, तुझे उठ जाना चाहिए था, पंच तो तूने खुद ही खाए है ना, उठकर अब जा, तेरी गर्लफ्रेंड बाहर वेट कर रही है तेरा। तो वैभव तो अभी वहां से सर पर हाथ रखकर भाग गया था और वीरू हाथ बांधे अभी दिशा और शुभ को देख रहा था। तो वीरू अभी खुद से बोलता है कि पता नहीं ये शुभ चाहता क्या है, ना तो दिशा को मरने देता है और ना ही उसे जीने देता है, उसकी जिंदगी में अब क्यों ग्रहण बन रहा है जब उसे तू चाहता नहीं है, ना अपने साथ रखता है और ना ही अपने प्यार का इजहार करता है और ना ही दिशा को अब किसी और के साथ देख सकता है। क्या करूं मैं इस लड़के का। दिशा ने अभी शुभ का हाथ छोड़ा और फिर अपना बैग उठाकर सीधा रेस्टोरेंट से बाहर जाने लगी। तो शुभ ने भी उसका हाथ पकड़कर कहा कि तुम्हें कहा था ना कि कॉलेज से सीधा घर जाओगी, तो फिर तुम यहाँ पर क्या कर रही थी। तो दिशा भी पलटती है और दांत पीसते हुए गुस्से में बोलती है कि वैभव के साथ डेट पर आई थी, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, तो तुम क्यों मेरा पीछा कर रहे हो। शुभ अभी हल्का मुस्कुराकर बोलता है कि डेट पर आई थी तभी उस पर इतना ज्यादा बरस रही थी, झूठी कहेगी। अपने लिए झूठी बात सुनकर दिशा का गुस्सा अब दुगना हो गया था और उसने भी अपना बैग उठाकर सिर के सिर पर मारते हुए कहा कि मैं झूठी हूँ, मैं झूठी हूँ। शुभ अभी दोनों हाथ से खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था और दिशा जो कंटिन्यू उसके सिर पर अपने बैग मारे जा रही थी, दोनों को देखने में बहुत ज्यादा फनी लग रहा था। बिल्कुल मैं कॉलेज में पढ़ने वाले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह दोनों ही लग रहे थे। शुभ अभी खुद को बचाते हुए बोलता है कि दिशा मेरे बाल खराब हो जाएंगे यार,
छोड़ो मुझे, मेरे पूरे बाल खराब कर दिए तुमने। तो दिशा अभी दिशा होश में आ जाओ प्लीज़। तो दिशा के हाथ एकदम से रुक गए। तो दिशा भी गुस्से में बोलती है कि आपने दिमाग का इलाज करा लो शुभ प्रताप सिंह। तुम्हें लगता है कि जब नील भैया और रुद्र जीजू वापस आएंगे तो तुम बच जाओगे क्या? तुम्हें मैंने उन दोनों से न पिटवाया तो मेरा नाम भी दिशा राठौड़ नहीं, समझे तुम? दिशा भी गुस्से में शुभ को वार्निंग देकर वहां से चली जाती है। शुभ जो अभी दिशा को जाता हुआ देख रहा था। दोस्तों इसी के साथ इस कहानी के आज का एपिसोड यहाँ पर समाप्त हो रहा है। कुछ साउंड हो रही है उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आज का आपका एपिसोड? रुद्र और किट्टू की ये नोक झोंक कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। रुद्र और शुभ अब दोनों ही अपने गुस्से को कंट्रोल करने लगे हैं। आगे इस कहानी में क्या होने वाला है? क्या रुद्र नील की याददाश्त को वापस ला पाएगा या फिर नहीं? ये सारी चीज़ें पता चलेंगी आपको कहानी के नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना ही।